आकाशवाणी भोपाल के समाचार एकांश से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियां। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे G20 शिखर सम्मेलन पर केंद्रित हमारे कार्यक्रम। सबसे पहले आपको सुनवाया जाएगा G20 शिखर सम्मेलन पर महिला संवाद और इसके अंतर्गत आप सुनेंगे इंदौर की प्रोफेसर भावना पाठक और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका सारिका घारू से राशिद खान की बातचीत। इसके बाद हम आपको बताएंगे G20 शिखर सम्मेलन का महत्व। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अर्थशास्त्री प्रोफेसर मनीष शर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर KG सुरेश की राशिद खान से बातचीत। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियां। G20 इंडिया 2023 G20 पर केंद्रित हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। आज का विषय है G20 शिखर सम्मेलन पर महिला संवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की अध्यक्षता में 18वां G20 शिखर सम्मेलन 60 स्थानों पर 200 से भी ज्यादा बैठकें आयोजित की गईं, जहां विकास को वैश्विक एजेंडे में प्राथमिकता दी गई। 20 सदस्य देश, 9 अतिथि देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेता और प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख एक साथ G20 सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए। विश्व के उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाना, एक पृथ्वी के रूप में हरित पहल को बढ़ावा देना, एक परिवार के रूप में समावेशी विकास को बढ़ावा देना, एक बेहतर भविष्य के लिए प्रौद्योगिकी को समन्वित करना बैठक का संकल्प है। G20 बैठक पर संक्षिप्त अपडेट के साथ हम हमारे इस खास कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में काम और नाम करने वाली मध्य प्रदेश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली नारी शक्ति से संवाद शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मुखातिब होते हैं इंदौर की प्रोफेसर भावना पाठक से। श्रीमती पाठक मीडिया एजुकेटर होने के साथ ही मीडिया डिक्शनरी की फाउंडर हैं। भावना जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। भावना जी, सबसे पहले G20 शिखर सम्मेलन में महिलाओं की भूमिका को आप कैसे देखती हैं? G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इस बात के लिए आपको, मुझे, इनफैक्ट हर भारतवासी को बहुत बहुत बधाई। मुझे ऐसा लगता है कि हम महिलाओं को भी इससे बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि इस बार शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि महिलाओं से संबंधित जो डिस्कोर्सेस हैं, जो नैरेटिव्स हैं, उनको भारत एक नया मोड़ दे रहा है। और ये एक ऐसा आर्थिक सम्मेलन है, अगर मैं G20 कंट्रीज़ की बात करूं जो कि दुनिया की 85% GDP को कंट्रोल करते हैं, तो एक बहुत बड़ा आर्थिक मंच है। और उस आर्थिक मंच के ज़रिए अगर महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की बात कही जा रही है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक जब भी महिलाओं के विकास की बात हुई है वो हमेशा महिला सशक्तिकरण पर आकर जो है वो कहीं ना कहीं अटक जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं ये सशक्तिकरण शब्द सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें कोई ना बाहर से सशक्त कर रहा है, यानी हमें कोई निर्बल मान रहा है, अबला मान रहा है, और इस वजह से हमें मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि अगर नज़रिया बदलेगा तो कहीं ना कहीं नज़ारा भी बदलेगा। और ये विकास की जो इबारत है, शायद ये कहानी कुछ और हो, इस कहानी की रफ्तार कुछ और हो, और यह विकास जो है शायद ज़्यादा सस्टेनेबल यानी टिकाऊ हो। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस G20 शिखर सम्मेलन से हमें वाकई बहुत 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 सारी उम्मीदें हैं। महिलाओं के नजरिए से आप इसे कैसे देखती हैं? बिल्कुल सही कहा आपने कि ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है, बहुत ही सुनहरा अवसर है। और अगर विकास के नेतृत्व की कमान हम महिलाओं के हाथ में हो तो ये बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन उससे पहले हमें कुछ तैयारियां करनी होंगी। और अगर मैं तैयारियों की बात करूं तो जैसे महिलाओं की आर्थिक आज़ादी, उसके बारे में हमें सोचना होगा, उस तरफ पहल करनी होगी, और उनको फाइनेंशियली लिटरेट बनाने के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि पैसे बचाना तो हम औरतों को आता है, पर उस पैसे को कब, कहाँ, कितना, कैसे इन्वेस्ट करना है ताकि उस पैसे की वैल्यू बढ़ पाए, इसका अभी अभाव है। तो अगर मैं आर्थिक आज़ादी की बात करूं तो आर्थिक आज़ादी
जो है वो महिलाओं के लिए और कई दरवाजे खोलेगी। जैसे घर के जो अहम फैसले हैं वो उसमें भी अपनी राय दे पाएंगी। एंड नो डाउट औरतों के मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो चाहे वो मनी मैनेजमेंट हो, चाहे वो हाउस मैनेजमेंट हो, इन सारी चीज़ों में वो पुरुषों से बेहतर होती हैं। ये गॉड गिफ्टेड होता है उनको। तो ज़रा सोचिए कि उसकी जो फाइनेंशियल स्किल्स हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं, अगर उनको बढ़ाया जाए तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितनी सक्रिय भागीदारी हो सकती है उनकी। तो ज़रूरत अच्छी तैयारी की है, और अगर अच्छी तैयारी होगी तो जाहिर सी बात है कि जो सफ़र है वो आसान भी होगा और मज़ेदार भी, और ये जो विकास का नेतृत्व है उसकी बागडोर को भी हम बहुत अच्छे से संभाल पाएंगे। भावना जी मीडिया डिक्शनरी की फाउंडर हैं। ये एक डिजिटल कम्युनिटी मीडिया है जो कि हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानीज सहित भारत की 36 क्षेत्रीय बोली और भाषाओं में काम कर रही है। इसकी शुरुआत आम जन को मीडिया को और बेहतर ढंग से समझने, मीडिया से होने वाले नुकसानों को कम करने और फायदों को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है, ताकि आम नागरिक मीडिया लिटरेट बन सके और वो मीडिया का बेहतर इस्तेमाल कर सके। मीडिया डिक्शनरी की शुरुआत 15 मार्च 2021 को भावना जी ने अकेले ही की थी। आज 60 से ज्यादा लोग वॉलंटरी इसके लिए काम कर रहे हैं। भावना जी के काम के बारे में संक्षिप्त परिचय के बाद एक अंतिम सवाल। भावना जी, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए G20 की बैठक कितनी मददगार साबित होगी? अगर देखा जाए तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो ये दौर है वो कहीं ना कहीं इनोवेशंस और एक्सपेरिमेंट्स का दौर है। और अगर मैं स्टार्टअप कम्युनिटी की बात करूं और उसके बढ़ावा देने की बात करूं तो भारत दुनिया का तीसरा देश है, और हेल्थ, फिनेंस, एजुकेशन, गेमिंग, फिनटेक, एग्रीकल्चर, हर सेक्टर में इनफैक्ट स्टार्टअप को प्रमोट किया जा रहा है। और हमारे देश के ऐसे कई यूनिकॉर्न्स हैं जिनकी फाउंडर जो हैं वो महिलाएं ही हैं। अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम महिलाओं के हाथ में हो तो शायद हम दुनिया में स्टार्टअप लीडिंग कम्युनिटी भी बन सकते हैं, यानी तीसरे पायदान से हम पहले नंबर पर भी आ सकते हैं। इसको मैं आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी जो स्व सहायता समूह हैं उनके माध्यम से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। आज भारत में लगभग 8 से 10 करोड़ जो महिलाएं हैं वो स्व सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं। उनमें से कई ऐसी महिलाएं हैं जो ग्रामीण हैं, जो कभी स्कूल नहीं गई हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं, जिन्होंने कभी घर से भी बाहर कदम नहीं रखा, और शायद वो कभी बैंक तो गई ही नहीं, बैंक की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ी। उनमें से आज ऐसी कई महिलाएं हैं जो आत्मविश्वास के साथ आज बैंक में जाती हैं, वहाँ खुद लेन देन करती हैं, और खुद ही नहीं बल्कि उनकी जो दूसरी सहेलियां हैं, स्व सहायता समूह की जो दूसरी बहनें हैं, उनकी भी मदद करती हैं। और वो जिस चीज़ में अच्छी हैं, जो हुनर उनके पास है, अपने समूह के ज़रिए वो उस हुनर के दमख़म पर बैंक से लोन लेती हैं, अपना बिजनेस शुरू करती हैं। कोई समूह अचार बना रहा है, कोई मंदिरों का प्रसाद बना रहा है, कोई इको फ्रेंडली होली के रंग बनाता है, तो कोई मूर्तियाँ। और इससे वो ना केवल खुद की ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं बल्कि अपने परिवार को भी पैसे दे रही हैं और परिवार की भी आर्थिक रूप से मदद कर रही हैं। स्टार्टअप के ज़रिए हम 4 और लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं, यानी इससे जो बेरोज़गारी की समस्या है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो सॉल्व हो सकती है, बशर्ते जो स्टार्टअप ट्रेनिंग है, अलायंस हैं, इन्वेस्टमेंट्स किस तरीके से होंगे, कहाँ से इन्वेस्टर्स आएंगे, इन सारे एरियाज़ पे थोड़े से काम करने की ज़रूरत होगी। अगर इस पर अच्छा काम कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि महिलाओं को अगर इसका नेतृत्व दिया जाएगा और स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है अगर वो उनके हाथ में आता है तो तस्वीर कुछ अलग होगी। इस G20 शिखर सम्मेलन को मैं बड़े उम्मीद से देख रही हूँ, और मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं स्टार्टअप जो कम्युनिटी है, स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है, अगर महिलाओं के हाथ में आता है तो यकीनन कुछ बहुत बेहतर होगा। कार्यक्रम में हमारे साथ राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित शिक्षिका सारिका घारू जी भी शामिल हुईं। सारिका जी ने भी G20 शिखर सम्मेलन पर न सिर्फ अपनी राय रखी बल्कि खूबसूरत पंक्तियों को भी स्वर दिए। वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव कुटुम्बकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है,
बढ़ रहा योगदान है, देवी के रूप में रहा पूज्य स्थान है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। मैं सारिका खारू, अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि भारत G20 की मेजबानी कर रहा है। भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से ही देवियों के महत्व को स्वीकारा गया है। वास्तविक जीवन में महिलाएं कृषि, श्रम एवं परिवार में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है और चंद्रयान में भी महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। G20 के माध्यम से विश्व के समक्ष भारत में महिलाओं के बढ़ते कदम को रखने में मदद मिल सकेगी। भारत G20 की अध्यक्षता का भरपूर लाभ उठाते हुए वैश्विक शक्ति के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है और अनेक विकासशील देशों की आशाओं और आकांक्षाओं का केंद्र बिंदु बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन मानव केंद्रित और समावेशी विकास का नया मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि G20 की भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी है। वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। इसी थीम पर भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन। हम विशेषज्ञों से समझेंगे कि G20 बैठक क्या है, इसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है, भारत में इसके होने के क्या मायने हैं और इसका भारत को क्या फायदा होगा। G20 India 2023। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेसर और अर्थशास्त्री मनीष शर्मा जी से। मनीष जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि G20 समिट क्या है, आसान शब्दों में लोग इसे कैसे समझ सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न कहा कि G20 समिट है क्या। एक्चुअल जी समिट जो है एक कुछ विश्व के प्रमुख राष्ट्रों का समूह है। 19 राष्ट्र है इसमें और एक यूरोपियन काउंसिल है। तो इस तरह से 20 राष्ट्रों का एक समूह है जो विश्व के 80% ग्लोबल जीडीपी इन राष्ट्रों से उत्पन्न होती है और 75% ग्लोबल ट्रेड जो है इन्हीं राष्ट्रों के मार्फत होता है। तो ऐसे में इन राष्ट्रों के समूह में विश्व का 80% इकोनॉमी डिपेंड करती है। तो ऐसे में जब एशियन टाइगर्स जो 99 में एक विपदा आई थी, आर्थिक विपदा, जो इकोनॉमिक क्राइसिस 99 में, फिर 2008 में या 2009 में खास करके ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब आई, तो ऐसे में ऐसे क्राइसिस से बचने के लिए एक विचार आया कि क्यों न सभी प्रमुख राष्ट्र मिल करके आपस में विश्व के लिए एक एजेंडा तैयार करें, जिससे कि विश्व का पूरे विश्व स्तर पर जो है समृद्धि हो, विश्व स्तर पर जो है विकास हो। इसलिए G20 एक राष्ट्रों का समूह का निर्माण किया गया है। मनीष जी, इस बार G20 शिखर सम्मेलन का लोगो क्या है और उसका मोटो क्या है? आपने सही पूछा। हर एक समिट का अपना एक लोगो होता है, अपना एक मोटो होता है। इस बार जो भारत में G20 समिट हो रहा है, तो हमारा लोगो है वसुधैव कुटुंबकम। ये भारतीय परंपरा का बहुत पुराना ज्ञान अवधारणा। हम पूरे विश्व को एक मानते हैं, एक परिवार की तरह मानते हैं। जब तक पूरे विश्व को एक परिवार नहीं मानेंगे, तब तक हम विश्व को पूरे विश्व को एक विकसित अर्थ जिसको कहते हैं वो हम नहीं समझ पाएंगे, नहीं हो पाएगा। इसके लिए इसीलिए कहा गया वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हमारा उद्देश्य एक ही है। वो उद्देश्य कब पूरा हो सकता है? जब हम पूरे विश्व को एक परिवार मान के चलेंगे। आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक क्या है। फाइनेंस ट्रैक जो है वो G20 देश के जो वित्तीय बातें, फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसीज है, उस पर विमर्श के लिए उसके ये 20 देश के जो वित्तीय प्रतिनिधि हैं उनका समिट होता है और वो इस पर विचार विमर्श करते हैं। और जहाँ तक शेरपा ट्रैक की बात है, ये सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, करप्शन कम हो, भूखमरी कम हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, जो सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसको लेकर के बात करते हैं। और ट्रॉयका जो आपने पूछा, ट्रॉयका जो है वो 3 जो पुराना, जैसे इंडोनेशिया ने पिछला समिट किया था, अभी भारत समिट कर रहा है और अगला समिट जो है वो ब्राज़ील में होगा। तो ये ट्रॉयका है। ये 3 राष्ट्र जो है
आपस में ज़्यादा कोऑर्डिनेशन करेंगे। पिछले समिट का जो एजेंडा था और जो निष्कर्ष जो उन लोगों ने पॉलिसी मेजर्स जो बनाए वो इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, कितना हुआ, इस वर्ष के एजेंडा के मुताबिक हमने क्या विमर्श किया और क्या हमने पॉलिसी मेजर्स डेवलप किए और आने वाले में क्या है। फिर आप पूछते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़रूरत थी, G7 जैसे जो राष्ट्र थे वो विकसित राष्ट्र थे, साथी राष्ट्र थे जिनका ग्लोबल शेयर बहुत कम है जीडीपी में या ट्रेड में, लेकिन G20 जो है वो ज़्यादा लेके चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि G7 या फिर जो ब्रिक्स की जो बात करते हैं उसका इम्पोर्टेंस घट जाता है, लेकिन एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो है G20 जो पूरे विश्व को समाहित करता है। दूसरा IMF और WTO की बात है। हाँ, IMF और WTO की सहायता G20 भी लेता है। IMF WTO को अलग नहीं करता है। IMF और WTO की सहायता से ही G20 के राष्ट्र जो है विकास के लिए जो बातें या संकल्पना लिए रहते हैं उसको धरातल पर लाते हैं। G20 का शिखर सम्मेलन हम सब के लिए बड़ा मौका है। इससे भारत को क्या मिलने वाला है? आपने सही पूछा है कि भारत को G20 से क्या फायदा। बहुत सारे लोग इस तरह के प्रश्न बोलते हैं। भारत के इस अमृतकाल के अवसर पर, और भारत खास करके जब विश्व का 5वां अग्रणी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तो ऐसे में हमारे पास एक अच्छा अवसर है जिससे कि हम फ्यूचरिस्टिक, इंक्लूसिव और प्रॉस्पेरस सोसाइटी के लिए, भारतवर्ष को विकास करने के लिए हम अपने एक्सपर्टीज को दुनिया के विशेषज्ञों के सामने रख सके, ऐसा एक अवसर हमें मिला। आपको पता होगा कि बीते समय जब कोरोना काल था तब हमने किस तरह से वैक्सीन के मार्फत विश्व में अपनी पहचान बनाई और कोरोना को किस तरह से हमने हैंडल किया। हमारे भारत के जो उद्यमी हैं वो किस तरह से विश्व के बाजार में अपना छाप छोड़ रहे हैं, और ख़ास करके टेक्नोक्रेट्स जो हैं, तकनीकी है, या अभी आपने चंद्रयान मिशन देखा, तो इस तरह की जो सफलताएं या भारत के अंदर जो विविधता भरी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को प्रदर्शन के लिए इससे अच्छा अवसर और कोई आ नहीं सकता। हम अपनी मनीष जी, स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए G20 की बैठक कितनी मददगार साबित होगी? G20 के मार्फत स्टार्टअप के लिए क्या, अभी भारत जो है स्टार्टअप के लिए बहुत सारे योजनाएं, कौशल विकास की योजनाएं, किस तरह से स्टार्टअप के लिए फाइनेंस मिलेगा, इस तरह की योजनाएं भारतवर्ष में अपने आप में है। तो ये एक अच्छा मौका है हमारे पास भी। आप देखिए कि स्टार्टअप इंगेजमेंट ग्रुप एक 2023 में बनाया गया है। इस ग्रुप में क्या है कि ग्लोबल नैरेटिव सेट करने की बात की गई है और इसके 3 टास्क फोर्स होंगे। एक जैसे है कि हम फाउंडेशन और अलायंस के लिए चलेंगे, दूसरा है इंक्लूसिवनेस के लिए बात करेंगे, तीसरा सस्टेनेबिलिटी के लिए बात करेंगे। बार बार ये प्रश्न आता है कि फाइनेंस एंड इंक्लूसन की बात जो करते हैं, या इंक्लूसिवनेस की जो हमारा मुख्य एजेंडा है कि इंक्लूसिव ग्रोथ होना। इंक्लूसिव ग्रोथ का अर्थ है कि ट्राइबल सोसाइटी या डिप्राइव्ड सोसाइटी या वीमेन, इन सब का विकास करना। तो ये हमारा एजेंडा, एक प्रमुख एजेंडा है इस G20 समिट का, जो G20 2023 है। इस 23 का प्रमुख एजेंडा ही है इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना, जिसमें समाज के, राष्ट्र के हर वर्गों का, हर देश के हर वर्गों का समुचित विकास हो, इस पर ध्यान देना। और इस विकास के लिए जो स्टार्टअप इंगेजमेंट ग्रुप है, ये एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है। मनीष जी, G20 बैठक से निवेश को आकर्षित करने में कितनी मदद मिलेगी? कि जैसे इस बार का जो G20 समिट भारतवर्ष में जो आयोजन किया जा रहा है, उसका जो टैगलाइन है वो वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि 1 अर्थ, 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर। हम पूरे विश्व को एक परिवार मान के चले, पूरे विश्व का एक साथ समृद्धि हो, क्योंकि यह तय हो गया है कि कोई एक राष्ट्र अपने आप में बहुत अधिक समय तक डेवलप्ड नहीं रह सकता है। अगर दूसरे राष्ट्र अंडर डेवलप्ड है, अगर दूसरे राष्ट्र अगर गरीब हैं, तो उसका असर अमीर राष्ट्र पर भी पड़ता है। और जब समावेशी तरीके से विकास की अवधारणा को या संकल्पना को हम क्रियान्वित करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से ये बढ़ेगा। जी, बिल्कुल सही कहा। जनवरी में भोपाल में G20 के तहत थिंक 20 की 2 दिवसीय बैठक हुई थी, जिसके बाद भोपाल घोषणा पत्र जारी किया गया था। वो क्या है और कितना महत्वपूर्ण दस्तावेज है? देखिए, भोपाल डिक्लेरेशन जो है 20 जनवरी 2023 को भोपाल में एक बैठक हुई थी। करीब 200 मीटिंग्स 32 सेक्टर्स पर चर्चा की है। जो अर्थव्यवस्था के 32 विभिन्न क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों पर चर्चा की है। चर्चा करने के बाद में एक अपील किया गया
सभी स्टेक होल्डर के साथ में कि हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए काम करें। हमारा फोकस जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट ट्राइबल के लिए, दलित के लिए। और जिस तरह से कॉम्पिटिटिवनेस ग्लोबल इकोनॉमी में या ग्लोबल मार्केट में बढ़ रही है, तो एक खतरा, एक डर बना रहता है कि इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या ये वंचित जो ग्रुप है, वंचित जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वो उनका अस्तित्व रह पाएगा कि नहीं। तो उसको एक प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो है इस बार जो है भोपाल डिक्लेरेशन के माध्यम से इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए हम फोकस करने की बात की थी। एक बहुत महत्वपूर्ण मसौदा तैयार किया गया था भोपाल में, और हम खुशनसीब है कि हमारे भोपाल से ही इस तरह का एक विचार जो है G20 के राष्ट्राध्यक्षों के सम्मुख आया या प्रतिनिधियों के सम्मुख आया, और इस तरह की बातें भोपाल डिक्लेरेशन के रूप में हम जानते हैं। जी, बहुत शुक्रिया मनीष जी। हमने भोपाल स्थित पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति एवं शिक्षाविद प्रोफेसर KG सुरेश सर से बात की। सर, G20 शिखर सम्मेलन में इकोनॉमिकल मुद्दों को छोड़कर और बाकी के मुद्दे कौन-कौन से हैं और ये समाज के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं? G20 का जो दिल्ली में जो सम्मेलन हो रहा है, वो न सिर्फ भारत के लिए अपितु पूरे विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है। विश्व के महाशक्तियाँ जो भी हर महाद्वीप से जो बड़े ताकतें हैं, वो तो इसमें भाग ले ही रहे हैं, बल्कि पूरा विश्व का प्रतिनिधित्व भी इस सम्मेलन में हो रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है किसी भी राष्ट्र के अध्यक्षता में, जब G20 को उस देश के गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बे-कस्बे तक ले जाया गया, और उसके जो विभिन्न पहलू हैं, चाहे वो C20 हो यानी कि सिविल सोसाइटी को लेकर हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो यूथ कनेक्ट क्यों ना हो, इन सब को जो है हर विश्वविद्यालय स्तर पर तक इसको ले जाया गया। और समाज का ऐसा कोई अंग नहीं है जिसको इस पूरे G20 के मुहिम के साथ जोड़ा नहीं गया हो। G20 में आर्थिक विषय तो अपनी जगह है ही, क्योंकि विश्व का भविष्य क्या होगा, और विशेषकर एक ऐसे समय में जहां संयुक्त राष्ट्र की एक सीमित भूमिका दिखती है, तो ऐसे समय में भारत के नेतृत्व में क्या G20 के जितने राज्याध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य प्रतिनिधि जो दिल्ली में उपस्थित होंगे, वो पर्यावरण को लेकर, क्योंकि आज हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुनते हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में सुनते हैं, अपने ही देश में हम देखते हैं कि किस तरीके से बाढ़ ने जो है तबाही एक तरफ मचा रखी है, तो दूसरी तरफ देश के कुछ हिस्से जो है सूखे से पीड़ित है। ऐसे समय में क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब विश्व के सामने बहुत बहुत बड़े चुनौतियां हैं जिसको हम अकेले नहीं लड़ सकते हैं। ऊर्जा, सौर ऊर्जा को लेकर भारत ने हमेशा पहल किया है। वो पर्यावरण फ्रेंडली भी हैं या इको फ्रेंडली जिसको कहते हैं। सौर ऊर्जा से बहुत सारे जो प्रदूषण से संबंधित तो विषय तो है ही, जो जिसका निराकरण हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ बहुत बड़े तादाद में, क्योंकि अफ्रीका के देशों में, एशिया के देशों में सूर्य का बहुत प्रभाव है। वहाँ सूर्य से जो ऊर्जा आती है उसकी कमी नहीं है, और उसको हम अपने जनता के उत्थान के लिए किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, इस पर विचार किया जा सकता है। इसी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो इस पूरे विश्व के सामने रखा गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा, उसमें मानवीय विकास के लिए यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट, उसको हम किस तरीके से, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या शिक्षा का मामला हो, किस तरीके से हम देश, विश्व भर के जो विकासशील जो देश हैं उनको हम किस तरीके से सामाजिक दृष्टि से उनका हम उत्थान कर सकते हैं, शैक्षणिक स्तर पर कैसे उत्थान, आजीविका एक विषय है जिसको लेकर जो है बेरोजगारी जैसे चुनौतियां पूरे विश्व के सामने हैं, इसके लिए क्या समाधान, एक स्थायी समाधान हो सकता है। मैं समझता हूं कि एक अवसर है जब हम सब ये जो देश हैं, हम
एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करें, उससे एक दूसरे से सीखें और यथाशक्ति हर देश की अपनी एक कोर एरिया है, उसकी अपनी एक ताकत है, उस ताकत को, उस क्षमता को, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो या मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हो, उसको हम किस तरीके से एक दूसरे के साथ हम लोग आदान प्रदान कर कर एक दूसरे को हम मजबूत कर सकते हैं, इस दिशा में काम करने का समय आ गया है। और तो मैं समझता हूँ कि उसकी विश्वसनीयता, उसकी स्वीकार्यता बहुत अधिक होगी और बहुत प्रभावी होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है वो न सिर्फ भारत के लिए गौरवान्वित करने का पल है, अपितु पूरे विश्व के लिए एक मार्ग प्रशस्त करने का भी पल होगा। धन्यवाद। G20 शिखर सम्मेलन पर केंद्रित हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। G20 India 2023